स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे महासमर के खास मुद्दे को लेकर। हमारी चर्चा होगी सियासत के उस गणित की जिसे गठबंधन कहा जाता है। गठबंधन कोई नई बात नहीं है, दुनिया के कई मुल्कों में गठबंधन की सरकारें भी बनी। भारत की सियासत अपनी एक नई प्रयोगशाला है। लेकिन यहां सबसे बड़ा जो बात है वो ये है कि क्या गठबंधन वास्तव में महज एक सत्ता भोगने का, सबके सुख का बंधन है, या फिर कुछ आइडियोलॉजी जिसके मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जिसका नाम दिया जाता है उसे एक आइडियोलॉजी कहा जाता है राजनीतिक धर्म के अनुसार, क्या उस पर टिके होते हैं? यह सवाल ये उठता है जब राजनीतिक दलों की अपनी आइडियोलॉजी नहीं बची तो क्या वास्तव में मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे कहीं कुछ कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। तो चलिए आज गठबंधन के इसी दम को लेकर के हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हमारे साथ हैं, भाजपा नेता जितेंद्र श्रीमाली हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता अरुण शर्मा साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं आपको मजमून दिखवाता हूं, उसके बाद हम लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के पास। भारत की राजनीति में गठबंधनों का अहम स्थान रहा है। 1947 के बाद से ही कई ऐसी सरकारें रही हैं जो गठबंधन के साथ चली हैं। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर भी गठबंधन की कवायद तेज है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपने विरोधियों के साथ भी सुर मिलाने से परहेज नहीं कर रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव से पहले सभी दल अपने 20-25 साल पुराने साथियों के साथ गठबंधन में लगे हुए हैं। दो बड़े गठबंधन एनडीए और यूपीए इस चुनाव का प्रमुख केंद्र हैं, लेकिन स्वार्थों को देखते हुए एनडीए और यूपीए में भी दलों को छोड़ने और आने का सिलसिला बना हुआ है। मोदी और भाजपा लगातार गठबंधन को निशाना भी बना रहे हैं। ये महास्वार्थ बंधन, इसको आप भली भांति जानते हैं क्या? ये महास्वार्थ बंधन में कौन कौन है? एक को कांग्रेस पार्टी ने नेता बनाया तो किसी जमाने में जिस कांग्रेस पार्टी की 440 सीट हुआ करती थी, उन्होंने 40 पर आकर के रख दिया। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद जहां 29 पार्टियां एनडीए में शामिल थीं, वहीं अब 16 पार्टियां एनडीए छोड़ चुकी हैं और 4 पार्टियां भाजपा से नाराज होकर छोड़ने की धमकी दे रही हैं। वहीं यूपीए में इस बार 24 दल हैं, जिनमें से 9 नए सहयोगी जुड़े हैं। महागठबंधन की बड़ी तस्वीर इस साल कोलकाता में हुई ममता बनर्जी की रैली में भी देखने को मिली थी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां 2019 लोकसभा चुनाव में राष्ट्र को भाजपा से बचाने के नाम पर एक होकर खड़ी हुई हैं। नरेंद्र मोदी जी सच्चे मुद्दों की बात नहीं करना चाहते। नरेंद्र मोदी जी देश को यह नहीं बताना चाहते कि पिछले 5 सालों में उन्होंने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी देश के किसान को यह याद नहीं दिलाना चाहते कि उन्होंने पिछले 5 साल में किसानों की बात नहीं सुनी। आने वाला दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। जब कोई मेडिसिन हम खरीदते हैं उसको एक एक्सपायरी डेट होता है, तो इनका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया है। अभी आने वाला दिन में नया चीज होना है, नया सुबेरा होना है और एक साथ में हम लोग काम करेंगे। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल अपने फायदे और हितों के हिसाब से एक दूसरे को गले लगाते रहे हैं, लेकिन जब इन स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती है तो देश हित के नाम पर अलग होने का ढकोसला भी करते हैं। इतिहास में ऐसा भी रहा है जब गठबंधन की सरकारों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से गठबंधन शक्ल ले रहा है और कई मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों के इस गठबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने मजमून देखा। फोकस इस वक्त एनडीए और यूपीए। ना राजनीतिक दलों को इस बात का भरोसा है कि क्या हमारे बूते हम सरकार बना पाएंगे। ये बात मैं 2019 की कर रहा हूं। विश्वास सबका डिगमगाया हुआ है। बेशक दावे कुछ भी किए जाते हैं कि सच्चाई यही है। बॉडी लैंग्वेज नेताओं की देखिए, हालात देखिए, आने वाली भीड़ इस बात का एक तराजू है कि कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हम इतनी सीट के साथ में यहां पे ये स्टेब्लिश कर सकते हैं। ना वो हवा दिखाई दे रही है 2019 में जिसके लिए हम कहा जा सके
पिछली बार 2014 में ये बात सत्य थी, मीडिया हो चाहे सर्वे हो, सबने बात कही कि नरेंद्र मोदी सरकार बना रहे हैं, लेकिन अपने बूते बीजेपी बना पाएगी नहीं बना पाएगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी स्थापित हो सकते हैं, ये चौतरफा बात थी। लेकिन अभी थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है। बात में गठबंधन की कर रहा था। गठबंधन एक समझौता है, लेकिन समझौता वास्तव में मिनिमम कॉमन प्रोग्राम का है या अपने स्वार्थ का है, वो बड़ा सवाल है। और जब गठबंधन टूटता है, बिखरते हैं वो बेर, तो कहा जाता है कि देश हित में गठबंधन तोड़ना हमारी जरूरत थी, देश की जरूरत थी। ना देश के लिए गठबंधन बनता है और ना देश के लिए कोई छोड़ता है। गठबंधन अपने स्वार्थ के लिए बनता है और छूटता भी अपने स्वार्थ के लिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी इस अल्फाज से सहमति नहीं होगी, लेकिन सच्चाई यही है। मैं एक बार मुखातिब हुआ, ओम सैनी साहब है, क्योंकि गठबंधन धर्म इस वजह से कह रहा हूं कि होना तो राजनीति में धर्म ही चाहिए, लेकिन क्या निभा पाते हैं। ओम जी, दो बातें मुझे जो गठबंधन के लिए अक्सर कही जाती हैं। आपका बहुत लंबा एक एक्सपीरियंस है, और जहां तक पता चलता है कि पहली बार जब गठबंधन इंदिरा गांधी के खिलाफ विभिन्न दलों का बना और वो भी लंबा नहीं चल पाया, खैर, लेकिन 2019 की तस्वीर की बात करें या इसके पहले के अगर कुछ एक्सपीरियंस हम शेयर करें, क्या वास्तव में गठबंधन मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर टिका होता है या अपने स्वार्थों पर टिका होता है? देखिए योगेन जी, भारतीय राजनीति का बड़ा आदर्श स्वरूप रहा है, संविधान के तहत सारा शासन चलता रहा है। लेकिन सन 60 के बाद में प्रांतीय क्षेत्रों में कुछ इस तरह की बात चली कि कांग्रेस का आधिपत्य हर जगह बरकरार है और कांग्रेस के आधिपत्य से मुक्त होकर प्रांतों को अपना स्वरूप बनाना चाहिए। और उस वक्त राम मनोहर लोहिया, मधु लिमे और दूसरे नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, वो अपने अपने प्रदेशों को मजबूत बनाने के सिलसिले पर एक बगावत का सा स्वर हुआ कांग्रेस के खिलाफ और गैर कांग्रेसवाद के उसकी रचना हुई। उसका नतीजा हुआ कि 67 में विभिन्न राज्यों में प्रांतीय दलों का और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा और एक वो जो प्रभाव क्षेत्रीय दलों का जो गठबंधन हुआ वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ में, और उसका सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि किसी तरीके से हमें कांग्रेस के आधिपत्य को नष्ट करना है और अपने आप को स्थापित करना है। यही सारी चीजें जब चलती रही तो कांग्रेस के अंदर भी अपना एक विवाद चलता रहा। कांग्रेस में भी वैचारिक लड़ाई का सिलसिला स्टार्ट हुआ, जिसमें ये माना जा रहा था कि कांग्रेस को जो लोग रूल कर रहे थे वो कांग्रेस को राइट डायरेक्शन की तरफ ले जा रहे थे, जिसमें निजलिंगप्पा और कामराज वगैरह वगैरह कई सारे लोग जिनका नाम लिया जाता है, और आरजी भाई के नेतृत्व में सारा सिलसिला हो रहा था। वो एक लड़ाई हुई और सिंडिकेट इंडिकेट का दृश्य सामने आया, जिसमें पता लगा कि इंदिरा गांधी एक दूसरी किस्म का समाजवाद वाला स्वरूप जो कांग्रेस जिसके लिए कमिटेड अपने आप को कहती है उसको स्थापित करना चाहती है। इसलिए जो यथास्थितिवादी वाले लोग हैं उनको परास्त पहले आंतरिक रूप से किया जाए और साथ साथ में पूरे देश के अंदर उसका एक हलचल का सिलसिला बना। ये देखिए ये इतिहास रहा। उसके बाद में हम देखते हैं कि मिसेस गांधी जनता 1970 में जिस तरीके से जीत करके आई और गरीबी हटाने के स्लोगन के साथ में स्थापित हुई, वो अपने आप में सारे दलों को निरर्थक करके रह गया। लेकिन इसी बात को लेकर के जब देखा कि इमरजेंसी आपातकाल लगता है और आपातकाल के बाद में जब ये विभिन्न दलों के लोगों ने महसूस किया कि साहब आपातकाल से निपटने के लिए या श्रीमती गांधी के जो अधिनायकवाद से निपटने के लिए एकजुट होना चाहिए, तो जनता पार्टी का गठन हो गया और वो सारा सीन भी ठीक है। और उसके अंदर भी एक तय रहा कि कांग्रेस को शासन से परे रखना है। उसके साथ में और 2.5 साल बाद में पुनः बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन उसके बाद में ये जो गठबंधन की राजनीति है, इसका उदय वीपी सिंह के जमाने से प्रारंभ हुआ, जिसमें कि लगा कि विभिन्न समुदायों के साथ में किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ में सरकारें बनाने का सिलसिला हो। और सबसे सफल जो पहला गठबंधन का सिलसिला बना वो एनडीए का बना 99 में आकर के, जहां अटल बिहारी वाजपेयी एक गठबंधन बनाते हैं कांग्रेस के खिलाफ या उस सारे ढांचे के खिलाफ जो नरसिम्हा राव साहब ने रचा था। तो उसके खिलाफ जब इकट्ठा होते हैं और पहली सरकार बनाते हैं, उसमें जिन दलों को साथ में लेते हैं उनके साथ में सहमति होती है कि हम इस तरह की आर्थिक नीति रखेंगे, इस तरह की गृह नीति रखेंगे, इस तरह की विदेश नीति रखेंगे। यूपीए 1 भी इसी तरीके से रहा। यूपीए 1 में और साफ होता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो साफ तौर पर कहा गया वो यूपीए 1 के वक्त में आया। यूपीए 1 के वक्त में वामपंथियों का और कांग्रेस का जो गठबंधन बना, उसने कुछ बातें तय की किस तरीके से हमारी प्राथमिकताएं इस देश का सामान्य आदमी होगा और उसको लेकर के हम सारे ये मनरेगा और सारे आप देख रहे हैं कि सब उसी वक्त के सिलसिले हैं।
यूपीए सेकंड में भी ये सब चीजें रही, लेकिन और गठबंधन वैसे ही रहा, लोग छिटकते रहे, जुड़ते रहे दल, ये सब होता रहा, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का सिलसिला रहा। अब ये मोदी जी के आने के वक्त में स्वरूप दूसरा हुआ है। मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी को एक अलग तरीके से, भारतीय जनता पार्टी बड़ी डेमोक्रेटिक थी, जिसका स्वरूप ये था कि उसका पूरा राष्ट्रीय ढांचा जो था, जो राष्ट्रीय नेतृत्व था, वो एक व्यक्ति में निहित नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी में निहित था, वो एक व्यक्ति में निहित होता हुआ नजर आया। राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी जी दोनों एक मुद्दा बनाया कि कांग्रेस सारे भ्रष्टाचारों की जननी है, इसको नष्ट करने के लिए हमें सारे प्रांतीय दलों को एक साथ में लेकर के और शासन में आना है। और मोदी जी 2014 में इसी मुद्दे पर पूरे देश के अंदर अपने आप को स्थापित किया। लेकिन साथ साथ में जो राष्ट्रवाद का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ है और परिभाषाएं जो बदलने का सिलसिला चला, भारतीय संविधान में जिन बातों का जिक्र था उनको लेकर के जो विवाद फिर प्रारंभ होने लगे, धर्मनिरपेक्षता चुनौती दी जाने लगी, समतावादी समाज वाली बात को चुनौती दी जाने लगी, समाजवादी शब्द को चुनौती दी जाने लगी, इसको लेकर के फिर एक टूट होती है, फिर कांग्रेस अपना एक नया वो लेके आती है। लेकिन इस बार जो गठबंधन है वो बहुत अलग किस्म के हैं। इस बार मोदी जी 40 दलों के साथ में रहते हुए भी अपने आप को एक अपना चेहरा बताते हैं कि हम अकेले लड़ रहे हैं। जो मिसेस गांधी का कल का स्टेटमेंट मुझे अच्छा लग रहा है, वो कहती हैं कि सारी पीड़ाओं के लिए जिम्मेवार और दूसरे दलों को ठहरा रहे हैं, जबकि 40 दलों के साथ में वो भी खड़े हैं। लेकिन अभी जो बात बनने को जो नजर आ रही है वो ये है कि प्रांतीय दल अपने उस पर हैं और राष्ट्रीय दल अपने उस पर हैं। लेकिन एक बात के लिए काफी सारे दल, जिस तरीके से 40 दल मोदी जी के साथ में है, उसी तरीके से काफी सारे दल जो साथ में नहीं है लेकिन इस बात पे सहमत है कि मोदी जी को शासन में नहीं आने दें। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। यहां भी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम सत्ता की कुर्सी जो दिल्ली के रास्ते के लिए जूझ रही है कि दिल्ली के सिंहासन पे बैठना किसको है, वो चाहे एनडीए हो चाहे बिखरे हुए राजनीतिक दल हो। एक तरफ प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी एनडीए का फेस है, चेहरा यही रहेगा, जिसकी मर्जी हो आइए, जिसकी मर्जी हो मत आइए। दूसरी तरफ चेहरे का अभी अभाव है। यूपीए के अगर बहुमत में आता है तो बेशक राहुल गांधी हो सकते हैं, लेकिन जो दूसरे दल अभी यूपीए में शामिल नहीं होना चाहते हैं, वो देखते हैं कि अगर हमारी सीटें ज्यादा आएंगी तो मुख्य प्रधानमंत्री हम होंगे। ऐसा मुश्किल लगता है कि लालू यादव के और नीतीश कुमार के बीच समझौता होता है, लालू की सीटें ज्यादा आने के बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। मुझे नहीं लगता है कि राजनीति का बड़प्पन होगा। पता नहीं कभी जिंदगी में दोबारा प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिले ना मिले, ये कुर्सी का लालच है, वो कहीं भी खींच के ले जा सकता, सहज नहीं है। मेरा जो सवाल था वो ये है कि क्या वास्तव में मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे राजनीतिक दल टिके हुए हैं या सत्ता की चाशनी को चाटने के लिए आतुर है? मैं वो जानना चाहता हूं। आइडियोलॉजी बच्चे इसी पेज को बड़ा सरल शब्दों में समझा जाए तो कि 40 दलों को साथ में लेके मोदी जी ये स्थापित करना चाहते हैं कि एकमात्र राष्ट्रवादी ताकत के रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश का। और वो जो 40 दल उनके साथ में चिपके हुए हैं वो इसलिए है कि उनको सत्ता में भागीदारी मिलेगी निश्चित रूप से अगर मोदी जी शासन में आते हैं। दूसरी ओर जो प्रांतीय दल हैं, जैसे कलकत्ता के जैसे बंगाल के अंदर ममता है, या यूपी के अंदर अखिलेश हैं, या मायावती हैं, या महाराष्ट्र में या गोवा में जो अलग अलग चेहरे नजर आ रहे हैं, ये निश्चित रूप से मोदी जी को हटाने के लिए तो एकजुट हैं, लेकिन साथ साथ में प्रधानमंत्री का या प्रधान कौन बनेगा ये मशक्कत ये बाद में करने की बात कर रहे हैं। मैं इसको स्वार्थ का सिलसिला नहीं मानता, राजनीति की ये सामर्थ्य का सीन है। और इसके अंदर यहां देखिए स्वार्थ इस वजह से नजर आता है कि अगर एजेंडा जब एक ही है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर करना है, उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोकना है, अगर मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है, हाथ क्यों नहीं मिला रहे? हाथ क्यों नहीं मिला? आरोप एक है कि मोदी जी ने संविधान को करप्ट कर दिया, मोदी जी ने सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को करप्ट कर दिया, मोदी जी ने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, अपना शासन बनाए रखने के लिए, अपनी बात बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रोमिजेंट जो किए थे वो झूठ बोली। न 2 करोड़ आए, न 15 लाख मिले, रोजगार। ये देखिए आप ही को बोलना बात। हाँ, मैं जितेंद्र जी आ रहा हूं क्योंकि ओम जी से मेरे एक मिनट यहाँ सवाल, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी का एजेंडा साफ है, चाहे उनका राष्ट्रवाद की नीति हो या वो अभी भी कह रहे हैं कि हमारी 55 महीने की जो सरकार चली है हमारा एजेंडा वही है, वो अपनी खुद की सरकार के एक जिक्र कर रहे हैं।
तो इसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है उनका। अगर राष्ट्रवाद जो उनका अपनी डेफिनेशन में आता है वो उस पर आज भी कायम है, लेकिन प्रतिपक्ष जो उन्हें रोकना चाहता है, कहीं ना कहीं उनके हित टकरा रहे हैं अभी। वो इस मायने में कि जब एजेंडा एक नरेंद्र मोदी को रोकना है, लेकिन साथ आना नहीं चाह रहे। साथ इसलिए नहीं आना चाह रहे, बड़ा स्पष्ट है हाँ। कि ये सारे दल कोई ताली बजाने के लिए तो खड़े हुए नहीं है, ये भी अपना वजूद बनाए रखना चाहते हैं, तो कंप्रोमाइज करेंगे। एक हाँ। बात तो तय हो गई कि जो कुछ घोषित दावे हैं नरेंद्र मोदी जी के, उनके खिलाफ वो एकजुट हैं। बीजेपी को, आरएसएस को अपना वोट नहीं देंगे। चलिए, लेकिन मैं लौटूंगा आपके पास में। जितेंद्र श्रीमाली हमारे साथ में। जितेंद्र जी, बात हम गठबंधन पे कर रहे हैं। गठबंधन के लिए कहा तो यह जाता है कि हम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे हमारा फोकस है, वही हमारा एजेंडा है, लेकिन ऐसे राजनीतिक दल कि दूसरों से हाथ मिला रहे हैं जिनका मुझे लगता ही नहीं कि कोई कॉमन और मिनिमम कहीं साथ भी होगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा, और इस बात को बहुत लंबा इतिहास के रूप में सैनी जी ने बिल्कुल कांग्रेस के एक अच्छे उसके नाते इन्होंने रखा। अच्छी बात है, पर मैं कुछ याददाश्त दिलाना चाहता हूं। देखिए, ये कांग्रेस के अंदर जब राहुल गांधी जी का पदार्पण हुआ, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में एकदम से राजनीति के अंदर राहुल गांधी का आना, उससे पहले उनका कोई राजनीति राजीव गांधी और राजीव गांधी के बाद में जिस प्रकार से एक सिलसिला कांग्रेस में चालू हुआ, पहले जो कांग्रेस थी वो उसमें काफी अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम था, और उसके बाद के अंदर इंदिरा गांधी के समय से ये चीज चालू हुई। राजीव गांधी जी के बाद में ये चीज ज्यादा चली कि गांधी परिवार के अलावा किसी दूसरे नेतृत्व को पनपने नहीं देना, और इन्हीं का शिकार चाहे ममता बनर्जी के रूप में हो, चाहे वो अपने जो राष्ट्रपति रहे मुखर्जी, वो चटर्जी, प्रणब मुखर्जी, उनके साथ में रहा हो, चाहे पवार साहब, ऐसे बहुत सारे बड़े नेता थे, चाहे जो माधवराव सिंधिया के वो हो, ऐसे अनेक बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, जो कि कांग्रेस के अंदर अपना बड़ा वजूद रखते थे। पर कांग्रेस पार्टी की एक परंपरा बन गई थी कि गांधी परिवार के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता था, और अगर वो कोई व्यक्ति होता तो वो ऐसा नेतृत्व होना चाहिए था जो केवल गांधी परिवार के इशारों पर चलने वाला हो, ना कि स्वयं निर्णय लेने वाला हो। और इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक दल, छोटे छोटे अनेक दल कांग्रेस से निकल के और वो अलग अलग क्षेत्र में बिखर गए, और उसके बाद में उन्होंने अटल जी के साथ मिलकर कुछ ने अपने हिसाब से उन्होंने अपना वजूद कायम करना शुरू किया। पर मैं कहना चाह रहा हूं कि अब जब मोदी जी की जब का दौर आया तो इसके अंदर एक बहुत भारी परिवर्तन हुआ। 10 साल का मनमोहन सिंह जी की एक मोदी सरकार जनता के सामने थी, और वो ऐसी सरकार थी जो कि पूरी तरह से सोनिया गांधी के हाथों की रिमोट कंट्रोल के रूप में चलने वाली सरकार थी, और उसके से त्रस्त होकर के जो आप फरमा रहे थे, जनता को ऐसा चाहिए था जो स्वयं निर्णय लाने वाला अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री हो, ऐसे प्रधानमंत्री की इस देश में आवश्यकता महसूस होने लगी। तब स्वतः ही रूप से जनता के स्वाभाविक निर्णय के रूप में प्रधानमंत्री मोदी का पदार्पण होता है। पर मैं कहना चाह रहा हूं कि गठबंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पर गठबंधन वहां होता है जहां पर दूध के अंदर चीनी मिलती है। दूध के अंदर नींबू वाला अगर गठबंधन होगा तो वो गठबंधन नहीं होगा, वो मिलावट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो महामिलावट का जो खेल चल रहा है इस देश के अंदर, मैं कहना चाह रहा हूं जितेंद्र जी, लेकिन अभी एनडीए में जो गठन मेरा पूरा मैं उसका बोलूंगा आपको सर, मैं अरुण जी का टाइम कम कर दूंगा, आपको दे दूंगा। नहीं, मैं तो इतनी से बात पूछ रहा हूं। आपने कहा कि नींबू वाला गठबंधन नहीं चाहिए, मोदी जी से जो छिटक करके जा रहे हैं, मोदी जी से तो कह रहा हूं गठबंधन मोदी जी से, बीजेपी से नहीं। उसी पर आ रहा हूं, ये महागठबंधन का जो खेल चल रहा है, ये महागठबंधन नहीं है, यह महामिलावट का खेल है। जिसका उदाहरण समझिए कि आज के अखबार पढ़िए, मायावती ने साफ कह दिया कि हम कांग्रेस से दूर दूर तक संपर्क नहीं रखेंगे, हमारा कांग्रेस से दूर दूर तक संबंध नहीं रहेगा। आपने को मैं याद दिलाना चाह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं स्वार्थ की राजनीति का एक खेल देखिए कि ये महागठबंधन इसलिए इस देश में सक्सेस नहीं हो सकता है क्योंकि आज इस देश में किस प्रकार की पूरी देश के अंदर परिस्थिति बनी है, कैसे निर्णय किया जा सकता है कि आप ये देखें कि आज भारत इतने समय तक होने के बावजूद मजबूत विपक्ष नहीं होने के कारण से और मजबूत पक्षकार नहीं होने के कारण से इंदिरा गांधी के बाद का अपन देखते हैं तो पहली बार मोदी की सरकार ऐसी आई है जो कि मजबूत निर्णय लेने वाली सरकार हो, और इस देश में इस समय यही आवश्यकता है। ये जनता समझ रही है इस बात को। किसके बाद की बात कर रहे हैं आप? आज इंदिरा गांधी के बाद
अभी मनमोहन सिंह की सरकार के बाद के अंदर, तो मनमोहन सिंह की सरकार के बाद तो सरकारी एक ही बनी है, वो भी फुल फ्लैश सरकार नहीं थी। मैं वही कह रहा हूं, ये तो सरकारी एक ही बनी है। यही है। हाँ। आज अब जनता ने इस बात का वो कह रही है कि हमको इस 5 वर्ष में जो सरकार चली, जिसने बड़े निर्णय, ऐसे निर्णय जो केवल लोक लुभावने नहीं हो, इस देश को विकास के लिए, इस देश के भ्रष्टाचार, जनता का निर्णय अभी ऐसे, जितेंद्र जी, जनता का निर्णय का तो 23 तारीख तक आप इंतजार कर रहे हैं, अभी से क्यों फोरकास्ट कर रहे हैं आप? कलकत्ता के अंदर महागठबंधन, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने अभी। मैंने सिर्फ ये कहा, आपने 2 बातें बताई कि दूध में चीनी मिलती है तो टेस्ट बनता है, बिल्कुल, लेकिन नींबू डालोगे तो फट जाएगा। लेकिन मैं ये बात, सर सुने तो सही आपकी बात को, आप जो कहना चाह रहे हैं बस उस रास्ते पे ला रहा हूं मैं आपको। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एनडीए में नींबू किसने नहीं छोड़ा? आपके दल भी छोड़ छोड़ करके आपके साथ जा रहे हैं। वही कहना चाह रहा हूं। सुनिए, आज जो भाजपा के साथ में जो एनडीए का गठबंधन है, उनमें से एक भी दल ये बता दीजिए वो ये कहने को तैयार हो कि साहब हम भी प्रधानमंत्री के बराबर के दावेदार हैं? नहीं है। उन्होंने सबने भाजपा का नेतृत्व स्वीकार किया है। अरे एक दल का नेतृत्व स्वीकार करके अगर गठबंधन बनता है, उसका स्वागत होना चाहिए। पर इस देश में ऐसा नहीं है। इस देश में मैं वही बता रहा था कि कोलकाता के अंदर ममता बनर्जी ने ये आयोजन रखा महागठबंधन का, महामिलावट का खेल का पहला प्रदर्शन कोलकाता के अंदर हुआ। और आप ये देखिए, उसमें जो जो लोग शामिल थे, उन्होंने उसके बाद में, अभी तो सरकार चुनाव ही नहीं हुए हैं, उससे पहले ही यशवंत सिन्हा ने क्या कहा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में कि नहीं, वो तो आपके पार्टी के नेता हैं, अभी बात नहीं किया उनको। उस गठबंधन के अंदर शामिल थे ना वो, मैं उसे कह रहा हूं। अरे बहुत सारे लोग भी शामिल है और वो हो गए, उससे क्या फर्क पड़ता है? पर उस मंच पर जो खड़े थे, अभी तो चुनाव ही नहीं हुए, उससे पहले ही कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। केजरीवाल ने कांग्रेस के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, मायावती ने कांग्रेस के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। अभी तो चुनाव ही नहीं हुए। इस देश के लिए जो नकाब ओढ़ करके ये जो आ रहे हैं बहरूपिये, इनको जनता समझ चुकी है, क्योंकि इनका एजेंडा एकमात्र है कि ये इनके प्रकारेण जो चोर, भ्रष्टाचार के जो चोर दरवाजे थे, जो मोदी सरकार ने पानी बनाओ आपके लिए, पानी वापस देने के लिए, ये इनके प्रकारेण मोदी हटाओ, जबकि हमारा नारा है भ्रष्टाचार हटाओ। ये मोदी हटाना चाहते हैं और हम भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं। अरुण शर्मा जी के गुगले भी सुन लीजिए, और आपने खूब बाउंस दे दिए। एक बार अरुण शर्मा जी, एक लास्ट ब्रेक का वक्त हो जाएगा, ब्रेक का वक्त हो जाएगा। एक मिनट का समय लूंगा सिर्फ। ब्रेक के बाद के लिए भी तो कुछ छोड़िए, एक ब्रेक के बाद के लिए कुछ छोड़िए, फिर कुछ बचेगा नहीं। अरुण शर्मा जी की जरा सुन लीजिए अब एक बार। अरुण जी, गठबंधन की बात है यहाँ पे, और गठबंधन बेशक अपने अपने एजेंडे कुछ भी बताएं, लेकिन एक ही है, वो है सत्ता की कुर्सी। जितेंद्र श्रीमाली जी का शुक्रिया कि मेरा नंबर आ सका, और मैं उम्मीद करूंगा कि जितने संयम से सांस रोक के मैंने आपका प्रवचन सुना है, आप मेरी भी 2 बात प्रवचन तो देता नहीं भाषा में। नहीं, चलो जो भी अपने तो सिर्फ सत्य बताने का कार्य करता हूँ। मैं कह रहा हूं तो वो सत्य ग्रहण करने वाला आदमी भजन की मुद्रा में आ ही जाता है। हाँ। तो एक तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उठाया है महागठबंधन का, लेकिन आप वो जो पत्रकारों की जो थोड़ी तीखी नजर होती है, उस हिसाब से चलते हुए आप इसको सिर्फ सत्ता से के लालच से जुड़े हुए गठबंधन परिभाषित करने की तरफ आपका झुकाव है, जिसमें किसी हद तक सच्चाई हो सकती है, लेकिन सच्चाई यही है सर, ये पूर्ण सच्चाई है दोनों तरफ ही, लेकिन एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ ही बोला ही नहीं है। सही है। एक बार बोलते लें, सही है, एक बार बोल लें, नहीं आप बोलिए, बोल लूंगा, बोलिए आप बोलिए, आप बोलिए। संयम तो रखो यार, इतनी क्या आपके बात का समर्थन कर रहा हूं। नहीं, आप मत करें, कोई बात नहीं, बीच में प्लीज इंटरप्ट मत करिए, नहीं तो फिर और दिक्कत होती है। चलिए आप बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा नहीं है, भारत एक बड़ा देश है, और इस देश के पुराने नेताओं का, योगेंद्र जी, मैं इसलिए भी सम्मान करता हूं, हमेशा करता रहूंगा। आप रेल में पूरे भारत की यात्रा कीजिए, आपको एहसास होगा कि हम कितने भिन्न भिन्न लोग हैं, और बेसिकली सच्चाई ये है कि जी, हम एक दूसरे को काफी नापसंद करते हैं। सच्चाई ये है। साउथ नॉर्थ की डिवीजन है,
साउथ इंडियन को नॉर्थ इंडियन बहुत वाचाल लगता है, दिखावट करने वाला लगता है। नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन के सानिध्य में बेचैनी महसूस करता है, उसको बहुत बुद्धिजीवी लगता है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। और ऐसे ही जातियों में डिवाइडेड है, प्रांतों में डिवाइडेड है, भाषा से डिवाइडेड है। उन नेताओं की मैं इसलिए इज्जत करता हूं योगेंद्र जी, ये कमाल का महान चमत्कारिक काम था जो देश की आजादी के बाद ऐसे देश को एक रखा गया, एक धागे में बांध के रखा गया, सब धर्मों को जोड़ा गया। ये बचपन से हमको समझाया गया कि विभिन्नता में ही भारत बसता है, विभिन्नता में ही एकता है। पूरे विश्व में हमारा आदर इसीलिए है कि एक अनूठा देश है, बड़ा बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन है, रीजनल इंस्पिरेशंस हैं, मतलब लोग क्षेत्रीय उनकी आकांक्षाएं हैं। कई बार चाहकर भी सबका पूरा प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है शासन में। उस हिसाब से धीरे धीरे, जैसे सैनी जी ने आपको इतिहास में ले गए, ये क्षेत्रीय दल भी पनपने लगे। कोलिशन गवर्नमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के लिए बहुत अच्छा शब्द है और किसी दूसरे के लिए महामिलावट है। जो भी इसको महामिलावट कह रहे हैं वो भारत को ठीक से जानते ही नहीं। भारत खुद एक मिलावट है। अगर आप सबको साथ लेके सचमुच नहीं चल सकते तो व्यर्थ है ये सब। हाँ, ये जरूर है कि हर महागठबंधन में केंद्रीय भूमिका अब तक राष्ट्रीय पार्टियां ही निभाती हैं। वो धुरी बनती हैं, सहयोगी दल उनके आगे पीछे जुड़ जाते हैं और फिर अपना मिनिमम एक प्रोग्राम बनाते हैं, कोशिश करते हैं उस धर्म का पालन करने का। जैसे ब्लॉक्स लग जाते हैं उसमें कई बार, उसके फायदे बहुत हैं। 30 साल इस देश ने महागठबंधन की सरकारें देखी हैं, बहुत सारा। अरुण जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं आपके पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप जानना भी चाहते हैं। हमारी भी कोशिश है कि आप तक पहुंचाएं। ऐसा ही खास मुद्दा गठबंधन, जिसमें मैं ब्रेक से पहले चर्चा कर रहा था कांग्रेस नेता अरुण शर्मा जी से। अरुण जी, मेरी नजर में स्वार्थ इस वजह से आ रहा है क्योंकि जब गठबंधन बनता है तो वो देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए कोई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम क्या होगा उसका कभी कोई खुलासा नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया खुलासा सिर्फ अपने एजेंडे का किया जाता है। उसके बाद अगर कहीं हित टकराते तो कहा जाता है कि देश हित में हमने गठबंधन तोड़ दिया, हमने हमारा विड्रॉ कर लिया। मुझे नहीं लगता कि कोई अब की न्यू जनरेशन में अभी अगर कोई ये कह सके कि ये दल इस वजह से छोड़ करके जा रहा है कि जिसकी वजह से कोई वास्तव में देश का भला इसी में था और इनके छोड़ने से अब देश का भला हो पाएगा, कोई ऐसा उदाहरण मुझे नजर भी नहीं आता है। गठबंधन वो है जिसमें वास्तव में कि सत्ता का मिनिमम टाइम कैसे यूटिलाइज हो सकता है। जी हाँ, तो हम महागठबंधन की सरकारों की बात कर रहे थे, तो अब मैं ये कह रहा हूं ये कोई नई चीज नहीं है। 30 साल से इस देश में चला है महागठबंधन की सरकारें। समस्या यह है योगेंद्र जी कि आज का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या आदमी है, उसका इतिहास शुरू ही 2014 से होता है। ये भूल जाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहला गठबंधन का, सैनी जी ने जिक्र किया, सरकार चलाई जनाब, और पूरे 5 साल अच्छी सरकार चलाई। वो भी थोड़ा अजीब था गठबंधन। अगर नींबू और शरबत की अगर मैं इनके उदाहरण लूं तो वाजपेयी जी ने क्या क्या नहीं झेला उस जमाने में। उनके साथ ममता जी थी, जिनको आज ये रोज गिलास पानी पी पी के गाली बकते हैं, वो रेल मंत्री थी उसमें। जयललिता थी,
मतलब वाजपेयी जी ने वो 5 साल कोई बहुत कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन समझदार आदमी था, गहराई थी, उन्होंने बहुत ठीक से वो सरकार चलाई। वो अलग बात है कि 2004 में वो शाइनिंग इंडिया के बावजूद, कारगिल के युद्ध के बावजूद चुनाव में दोबारा जीत नहीं पाए और यूपीए की सरकार। यूपीए की 10 साल की सरकार को भी आजकल लोग, वैसे तो फैशन में तो ये है कि 50 साल कांग्रेस ने क्या किया, 55 साल, पर कभी कभी दया करके बीजेपी, जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे कि 10 साल यूपीए का जो शासन था ये भूल जाते हैं। 5 साल का पहले शासन था, फिर जनता के सामने गई कांग्रेस, दोबारा उसको जनता ने चुना। मतलब किस टाइप का आरोप है, ये मेरी समझ से बाहर होता है। ये गणित किस तरीके की है। 5 साल बाद यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जनता के पास गई, जनता ने दोबारा उनको चुन लिया। आप कैसे नाराज हो सकते हैं इस बात से। अब आती है आज की मौजूदा गठबंधन सरकार। न्यूमेरिकली आप सबको पता है 40 दल इस गठबंधन में भी हैं, अपना दल, पराया दल, ये दल, मतलब आप नाम भी याद नहीं रहेंगे, इतने दल हैं, 40 है। लेकिन वो है, ये भानुमति का कुनबा कहने में क्यों परहेज आप लोगों को? नहीं, मैं तो भाषा ठीक से यूज करता हूं, लेकिन बस वो हैं और शायद छोटे मोटे कोई फायदे हों सत्ता में रहने के, वो उठा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और इनके दोनों शीर्ष नेताओं को ये कोई गलतफहमी नहीं है कि हम गठबंधन की सरकार में हैं। ये मान के चलते हैं हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ये हमारी सरकार है, हमारी क्लियर बहुमत था, ये तो हमारा बड़प्पन है कि इनको अब भी हमने बैठा रखा है साथ। समझ यही है। न्यूमेरिकली आप महागठबंधन कह सकते हो, लेकिन उनको भी पता है, इनको भी पता है कि ये हमारी सरकार है। मोदी जी की ये जो कहानी है, ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की कहानी है। मैं बार बार कहता हूं, वो चाहते तो इस अवसर का कमाल का फायदा उठा सकते थे। चलिए, लेकिन मेरे एजेंडे पे आप आइए। एक बार मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे गठबंधन आपका हो या एनडीए का हो, किसी का भी हो, टिक पाती हैं सरकारें? क्योंकि मुझे डाउट यूं हो रहा है कि पार्टियों की आइडियोलॉजी नहीं बची है, गठबंधन की आइडियोलॉजी कैसे बनी रहेगी? देखिए, आइडियोलॉजी अगेन समय अपने आप कई बार लोगों को एक कर देता है। इसमें रामविलास पासवान को बीजेपी को एक कर दिया, मैं उसी तरीके से, और वो आपके साथ भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कोई कहीं जा सकता है। आप देखिए नीतीश कुमार जी, क्या क्या इन दोनों के बीच में नहीं हुआ है। मोदी जी और नीतीश कुमार जी के बीच क्या मेरे आइडियोलॉजी को लेकर के मैं आपके पास भी आ रहा हूं। मैं आइडियोलॉजी को लेकर के मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। जी जी। तो गठबंधन में ये इस टाइप के रोचक प्रसंग आपको दिखते रहेंगे। मैं उदाहरण तो कुल मिलाकर के माना जा सकता है कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होता है, गठबंधन का कोई बड़ा आधार नहीं है। होता है हाँ। आप देखिए सीपीएम जैसी विचारधारा, उसके साथ भी कांग्रेस ने 5 साल गठबंधन बनाया। उनकी कुछ जरूर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी कि मजदूरों के प्रति आपकी ये पॉलिसी होगी। नरेगा का एग्जाम्पल है, एजुकेशन में भी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिसी होती नहीं है। इस बार कोई पॉलिसी नहीं है क्योंकि बहुमत अच्छा है। पहले हुआ करती थी, अभी नहीं है। मैं चलिए जितेंद्र श्रीमाली जी आपके पास आना चाहूंगा। आपकी पॉलिसी नहीं है, इनकी पॉलिसी हुआ करती थी। मैं ये क्या इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि कौन कैसे प्रधानमंत्री बनेगा, कैसे क्या होगा, कैसे कॉमन नहीं देंगे। कोई बात नहीं, मैं उसको बुरा नहीं मान रहा, ये पूछ लेना। पर मैं एक कहना चाह रहा हूं कि भारत के पॉलिटिक्स में, भारत की राजनीति में एक नए शब्द का उदय हुआ है पिछले कुछ वर्षों से। उस शब्द का नाम है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जैसा कि अभी फरमाया कि ये अभी करते नहीं है, उस समय की परिस्थितियां देखेंगे। यानी उस समय क्या स्थिति बनेगी, उस समय जो जैसे बनेगा। हमने 6 महीने 8 महीने साल भर के देवगौड़ा साहब और चंद्रशेखर जी, चरण से वो ऐसे कई प्रधानमंत्री देखे हैं, उनके साथ आप भी मिले हुए थे। हम भी हमेशा। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो इस देश को वापस
उसी दिशा की ओर लेके जाने के लिए कांग्रेस कटिबद्ध है। जैसा कि अभी अरुण जी ने बताया कि ये चाहते हैं कि इस देश में 2019 के चुनाव के बाद में पुनः इस प्रकार का कोई एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बने, जो कहते हैं ना कि जैसे देवगौड़ा साहब के साथ में जो बताते हैं कहानी किसे लोग बात, कि जो सबसे लास्ट में जो सो रहा था वो जो व्यक्ति का लालू जी ने कहा यही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ताकि उसके हिसाब से देवगौड़ा जी अपना सबके मन के वो करके अनुसार कर सकते। क्यों कि इनका न तो कोई कॉमन एजेंडा है, न किसी प्रकार का कोई वो है। आज ये बात कह रहे हैं, ये जो सारी बातें इन्होंने बताई, देश के विभिन्न भाषाएं, विभिन्न धर्म, ये जो सारी बातें अभी बता रहे थे, बड़े ज्ञान दे रहे थे, ये सारी भाषाएं इंदिरा गांधी का जब तक समय था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, उस समय नहीं थी बातें। उस समय तो इंडिया इंदिरा थी और इंदिरा इंडिया थी। उस समय तक ये सारी बातें बंद थी किताब में। अब जब इनको पता है कि कांग्रेस का वजूद सिर्फ एक गांधी परिवार मां बेटी की पार्टी बन के रह गया, गठबंधन से क्यों भटक रहे हैं? आप भाई वही कह रहा हूं, आप तब इनको ये देश याद माली जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, वही आप जब अब आप कांग्रेस में निबंध लिख रहे हैं, गठबंधन का बोल रहे हैं, मुझे बताइए। आ गया कि यह देश बहुत बड़ा है, इसमें कई धर्म, कई जातियां, कई अलग अलग मुद्दे, क्षेत्र, अब इनको सब बातें याद आ रही है। क्यों कि सर आप गठबंधन पे आइए, गठबंधन उन्हें को नहीं आ रही है, आपको भी आ रही है। अब एक तरफ क्यों देख रहे हैं? वही कहना, गठबंधन या तो आज कह दीजिए हम हमारे भूते चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन नहीं है। गठबंधन का अर्थ क्या है योगेंद्र जी, मैं पहले वो समझा देता हूं। अवसरवादी, अवसरवादी बताएंगे आप यदि मेरे को दोनों तरफ मेरी परिभाषा में गठबंधन का अर्थ बताइए। मेरे परिभाषा में, भाजपा की परिभाषा के अंदर आज की तारीख में हम गठबंधन किसको मानते हैं उसका बता देता हूं मैं आपको, और हम उसी आधार पर चल रहे हैं कि देश में एक कॉमन एजेंडा हो। देश की जनता को यह पता होना चाहिए कि आज जो ये चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों से इसी व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे, नंबर एक। नंबर दो, यह बात पता होनी चाहिए आज कॉमन एजेंडा, कॉमन वो है भाजपा का, एक अपना कॉमन वो है कि इसके मामले के अंदर आज चाहे देश के, वही तो मैं कह रहा हूं, आपका एक एजेंडा ना एनडीए का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनना चाहिए। बात सुनिए, वही तो कह रहा हूं, आपको यही एजेंडा है ना, ये तो सही, यही मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है। नो ऐसे नहीं, आपने भी खुद ने कहा कि हमारे गठबंधन का धर्म है कि प्रधानमंत्री यही व्यक्ति होना चाहिए, जिसमें रिफंड बट नहीं होना चाहिए। पूरी बात मैं वही तो कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल 100% यही होना चाहिए ना, यही एजेंडा है। सुनिए, अब पूरा नहीं, नो ये एजेंडा नहीं है। तो क्या एजेंडा? आप गलत बात मत करवाइए सर, एजेंडा क्या है? मैं वही कहना चाह रहा हूं। अरे मैं आपके मुंह में थोड़ी मेरे शब्द ठूसूंगा, जो तो मैं सुन रहा हूं, तो पूरी बताइए आप, मेरी पूरी बात तो होने दीजिए। रात हो जाएगी। इस देश को यह बात पता होनी चाहिए कि इस देश के चुनाव के बाद में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस देश के जनता को यह पता होना चाहिए कि हम जो वोट दे रहे हैं उस वोट के आधार पे कौन हमारे भाग्य की 5 साल अपना भाग्य का निर्धारण है। ये देश की जनता 5 साल तक, अरे सर आप बीजेपी के लिए बोल रहे हैं, गठबंधन के लिए बोल रहे हैं, देश के भाग्य का निर्धारण कर रहे हैं। गठबंधन के लिए नाम नहीं लिया, गठबंधन की बात, गठबंधन की भी बात ही कर रहा हूं। सर आपने एक बात कही ना, आप उससे खारिज भी कर रहे हैं, आपने खुद ने कही बात होगी। नहीं डिबेट होती है तो आप कर लीजिए, मेरे से नहीं होगी ऐसे डिबेट, मेरे पूरा बोलने दीजिए। नहीं आप सुनिए, एक बात सुनिए, मैं बाहुबली की तरह कह देता हूं कि पार्ट 2 कल देखिए। नहीं मैं ये कह सकता हूं बहुत, लेकिन मैं सर गठबंधन, आपने कहा कि हमारा गठबंधन का धर्म तो यह है कि सारे दल हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर एक राष्ट्रीय हितों का निर्णय है, राष्ट्रीय हितों के मुद्दे एक होने चाहिए, कौन के मुद्दे होने चाहिए, समाज वो डिसाइड करेगा जो उस गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है। सर वो निर्णय करेगा। एक मिनट आप बता दीजिए, बीजेपी कौन कहते हैं? आप तीनों व्यक्तियों के गठबंधन की बात कह रहे हैं, कौन व्यक्ति ऐसा है, कौन सा ऐसा है कहेगा कि हम इस पूरे गठबंधन के। जितेंद्र जी आप सभा संबोधित नहीं कर रहे, प्लीज आप एक तो क्वेश्चन को ढंग से सोचिए और जो आंसर लिख रहे हैं ना आप उसको आप सोच कर बोलिए। मैं कह रहा हूं, आपने एक बात बोली, आपके एक बात बोली कि एनडीए का गठबंधन साफ है, जो दल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसमें प्रधानमंत्री का चेहरा क्लियर, और इस गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा? अरे सर वही तो बात कह रहा हूं, तो नेतृत्व अमित शाह करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, नेतृत्व आपके लोगों को मंजूर नहीं होगा। ये कौन सी पार्टी तय करेगी, मतलब कौन सी पार्टी नेतृत्व करेगी? अरे तो वही कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी चेहरा है, वही कह रहे हैं। तो मैं यही तो कर रहा हूं, वही तो सत्ता की चाशनी वहां भी दिखाई दे रही है, वही तो मैं कह रहा हूं। बिल्कुल हम इसी बात के ऊपर है, मान रहे हैं, जनता आपका कम से कम स्वीकार तो कर रहे हैं कि सत्ता के सुख के लिए एजेंडा बना हुआ है,
सभी दल यही चाहते हैं, मैं उसमें अलग नहीं कह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब आपके पास आता हूं ओम जी, मैं बार बार स्वार्थ की बात यो कहता हूं। अभी इन्होंने कहा कि हमारे साथ जो टिक रहे, क्योंकि अवसरवादिता यहां साफ झलकती है। जब एनडीए बना था उस वक्त जब चुनाव हो रहे थे, नीतीश कुमार साइड में थे, और यही नीतीश कुमार पहला अवसर था जब नरेंद्र मोदी से जब बना कि नेता नरेंद्र मोदी होंगे एनडीए के, तो साइड में चले गए थे। उसके बाद वापस आ गए। रामविलास पासवान भी कुछ हल्की फुल्की खुरखुराट कर रहे थे, उससे जैसे गले में खरांस हो जाता है उस टाइप से, लेकिन वापस वो भी आ गए। फिर बीच में मार्च में जब डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का एट्रोसिटी के लेकर के, फिर वो अपनी बात कहने लग गए। ये मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है राजनीतिक दलों का, खासकर रीजनल पार्टीज का, जिसके लिए कहते हैं कि नहीं बिल्कुल सब कुछ साफ है। ये तस्वीर साफ ही इस वजह से दिखाई नहीं देती है। शिवसेना एनडीए को आंख दिखा रही थी कुछ टाइम पहले तक, कहा भी यही जा रहा था कि कोई परवाह नहीं है। हरियाणा के अंदर विश्नोई परिवार साइड में चला गया था। तो यहां ये कोई दावा कैसे कर सकता है कि हां बिल्कुल हम पाक साफ हैं और हमारा विजन और एजेंडा क्लियर है? लगता है ऐसा कहीं? देखिए, वर्तमान सरकार पे जो सबसे बड़ा आरोप है वो ये है कि भारतीय संविधान की जितनी अवहेलना या भारतीय संविधान को जितना गलत तरीके से इंटरप्रेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलने दीजिएगा, अगर ऐसा करेंगे तो अब मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, उनके अलावा कोई नहीं कर रहा। जैसे मसलन ये पहली बार हो रहा है कि खासतौर से कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट्री संसदीय तंत्र के अंदर आप पहले ये स्थापित करना चाहते हैं कि बिगड़ निर्वाचित हुए एक व्यक्ति को लीडर मान लिया जाए। ये संभव नहीं है। ये तभी संभव हो सकता है जब कोई आप संविधान में परिवर्तन कर लें, अन्यथा तय यही होगा। इन ज्यादातर मुझे लगता है गठबंधन की ओर झुकाव रखने वाले प्रांतीय दलों का रुझान यही है कि संविधान का सम्मान करो, और संविधान का सम्मान करने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी दल हैं, वो कहीं ना कहीं अपने साथ में सहमति के साथ में अपने क्षेत्रों में निर्वाचन का अपना युद्ध चुनाव लड़ें, उसके बाद में इकट्ठे हो जाएं और फिर संविधान को आधार बना करके अपना नेता बना लें, उसके बाद में चल लें। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और इनके जो अनुयायी है वो ये कहते हैं कि ना पहले ये स्थापित होना चाहिए कि लीडर कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा। ये संसदीय परंपरा में नहीं होता। ये तो थोपने वाला और एक अध्यक्षीय किस्म का एक बड़ा अजीब किस्म का तय करेगी जनता के सामने। सब शालीनता से सुनते हैं, प्लीज आप सुनिए। संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता, चाहे वो मोदी हो, अमित शाह हो या मनमोहन सिंह से पूछते नहीं बात। हाँ, इंदिरा गांधी के समय पूछे उन्होंने नारा दिया इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। हम उसका भी आपने जो कुछ बोला तो पूछा नहीं, हमने पूछा। आपने प्रवक्ता का नाम लेके कहा, इसलिए मैंने कोई बात बोली। अरे आप सुनिए, आपने तो पूछा नहीं, मैंने पूछा और पूछ कर 19 महीने जेल में रहा, और जेल में रहने के बाद में जब बाहर निकल के फिर संविधान की बात करता हूं तो आप मुझे उनकी गोद में बिठा देते हैं, कभी उनकी गोद में बिठा देते हैं। हम लोग मीडिया के लोग हैं, ऑनेस्टी से बात करेंगे, किसी से डरेंगे नहीं, सच बोलेंगे। और मत करिए, आप सुनिए तरीके से। आप जब बोल रहे थे सम्मान को मैंने बोलने नहीं दिया, आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आपको सुनने की हिम्मत में चाहिए। कह रहे हैं इसलिए मेरे को क्या बात, आपने स्वयं कहा, आपने एक बात कही, आपने एक व्यक्ति को कोट किया, उस वक्त बोला किसी ने? मैं तो सिर्फ सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, एक बार बोल भी चुके हैं आप। मुझे लग रहा है कि कुल मिलाकर के भारतीय राजनीतिक दलों की स्थिति ये हो गई है कि एक तरफ वो दल है जो अपने आप को कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करने के लिए कस्टोडियन बन करके आगे आएंगे, चाहे हम अलग रहें, लेकिन हम एक दूसरे का विरोध भी करते रहें, लेकिन बाद में जब भी इकट्ठे होंगे तो हम संविधान के नाम पर एकत्रित होकर करेंगे। मैं तो इनके स्वार्थ की बात जानना चाहता हूं कि अवसर होता है तो साथ मिल जाते हैं, जब अवसर नहीं होता है तो छूट के साइड में चले जाते हैं। नहीं, सभी राजनीतिक दलों में यही हालात दिखाई दे रहे हैं। यूपी के अंदर एक छत्र साम्राज्य था समाजवादी पार्टी का और बीएसपी का, दोनों को नेस्तनाबूद कर दिया ना। ये जनता ही है जो फैसला करते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, आप स्वार्थ से अपना वो सब रास्ता देखते हैं। एक वक्त यही भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप देख लीजिए ना। एनडीए सेकंड किस तरीके से, मतलब एनडीए के बाद में क्या, अटल जी के बाद में क्या हुआ, जिस भ्रष्टाचार को आधार बना करके आज नरेंद्र मोदी मैदान में थे, वो भ्रष्टाचार की चर्चा कहां करते हैं? अब राफेल के जवाब थोड़े देते हैं वो। अब 2 करोड़ लोगों को रोजगार थोड़े देते हैं, 15 लाख रुपए बैंक में थोड़े। गठबंधन के अलावा बात करें, उसका जवाब देना पड़ेगा मेरे को, तो जवाब देना पड़ेगा मेरे को। राफेल की बात करेंगे, मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति बताते हुए जिन लोगों ने अपने आप को एक किया है, मैं ये कहना चाहता हूं कि विभिन्न प्रदेशों में राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर जिन लोगों ने ये माना है कि मेरे स्वार्थ की बात को मैं जानना चाहता हूं कि राजनीतिक दल जैसे स्वार्थ होता है, एकजुट हो जाते हैं।
स्वार्थ से जुड़ा मुद्दा मेरा है कि वास्तव में गठबंधन का दूसरा नाम या स्वार्थ नहीं कहेंगे हम, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम किसी दल का अभी तक नहीं हो पाया। गठबंधन के जब लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, जैसे अभी फरमा रहे थे जितेंद्र श्रीमाली जी, वो छोटे दल, वो दल जिनको लगता है कि केंद्र में जाकर के सांसद बनकर के हाथ उठाने से बढ़िया तो कहीं पे हम सत्ता की कुर्सी पे तो चिपके रहेंगे। आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं गठबंधन का धर्म बताना चाह रहा हूं। बिल्कुल वही आप जो पूछ रहे हैं मैं वो जवाब देना चाहता हूं कि आदर्श स्वरूप तो यही है कि जिन बातों को लेकर के आप चुनाव में गए थे उनके लिए आप अडिग रहे, लेकिन अवसरवादी तत्व ऐसे हो जाते हैं विभिन्न। देखिए मैं इस बारे में जितेंद्र जी प्लीज आप मान के चलिए कि आप 2 बार आपको अवसर दे चुका हूं, ये एक बार अरुण जी बोले हैं, दूसरी बार नहीं सॉरी, राष्ट्रीय ये तो बात थोड़ी होती है कि आप लोग बिल्कुल हाईजेक करने की कोशिश आपके साथ में दर्शक देख रहे हैं, कोई नहीं। ये मुद्दे से अलग बात कहेंगे तो मेरे को जवाब तो अभी क्या बोल रहे हो, स्वार्थ की बात कर रहे हैं ना, अलावा जो बातें बोली, 2 बातें इन्होंने अलग बातें बहुत बोली, अभी मैं उसका जवाब नहीं चाहिए, मुझे मैंने खारिज कर रहे हैं, संस्थाओं की बात बोली, ये दोनों का जवाब देना पड़ेगा मेरे को। आप तो पहले एक बार सुन लेने दीजिए। राष्ट्रीय दलों का नेतृत्व अपने इंतजार में रहता है। ऐसे दल जो महसूस करते हैं कि उनके हितों की रक्षा ये गठबंधन ये दल कर सकता है या वो दल कर सकता है, उसके साथ में जुड़ जाते हैं। इसमें अवसरवादी जो एटीट्यूड होता है, जो प्रवृत्ति होती है, उसको सामान्य जन स्वीकार नहीं करता और आप देखते हैं कि कैसे उसके बाद में उनका छिटकाव होता है, उनका पतन होता है। लेकिन है ये स्वरूप, ये हमारे प्रजातंत्र का एक कहना चाहिए कि ऐसा स्वरूप है जिसके बारे में सामान्य जन को और मतदाता को सोचना। चलिए मैं अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। इत्तेफाक इस वजह से राजनीतिक दल नहीं रखते हैं कि अवसर मैं इस वजह से बार बार कह रहा हूं कि जब मुझे सहूलियत मिलती है तो मैं किसी के साथ भी गठबंधन कर सकता हूं। कहा यह जाता है कि राष्ट्र हित में हमने ऐसा किया, और जब लगता है कि खिचड़ी बिगड़ने वाली है तो कहा जाता है कि राष्ट्र हित में अलग हो गए हम। चाहे आपके दल की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, बीजेपी कहेंगे हमने ऐसा कभी नहीं किया। कश्मीरी इन्होंने भी ऐसा ही किया विधानसभा चुनाव के दौरान, जो आतंकवादी नजर आते थे उनको पनाह देने वाले लगते थे, इन्होंने समझौता किया। ऐसा ही आप लोगों का भी हाल रहा। कई ऐसे दल जिसमें बहुत खामियां दिखती थी, जिनके खिलाफ इलेक्शन से पहले बोला करते थे, इलेक्शन के बाद उन्हें गला लगा लिया। तो इसे क्या कहें फिर हम, अवसरवादिता नहीं कहें, क्या कहें? देखिए जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि देश की जो भौगोलिक स्थिति है, क्षेत्रीयता है, उसमें 30 साल से ये चल रहा है, इसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन कोएलिशन का जहां तक सवाल है, कोएलिशन की जरूरत क्यों पड़ती है जब किसी सिंगल पार्टी को उतना बहुमत नहीं, बिल्कुल सरकार बनानी है, जी वो राष्ट्र हित में बननी है सरकार भी। लेकिन मैं हितों की व्यक्तिगत, मैं स्वार्थों की बात कर रहा हूं यहाँ पे। नहीं, मैं ये वहीं जा रहा हूं। अभी जैसे डिबेट में कई बार आपके यहाँ आके मुझे काफी ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे प्रजातंत्र कैसे चलता है, नए सिरे से सीख जाता हूं कई बार। जितना सा प्रजातंत्र मैं जानता हूं योगेंद्र जी, उसके हिसाब से इस देश में 545 लोकसभा क्षेत्र हैं। उस 545 लोकसभा क्षेत्रों के लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 545 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ने जाते हैं, लोकसभा में लड़ने नहीं जाते हैं। इन 545 में से जिस भी दल का या जिस भी अलायंस का 282 हो जाता है, वो बैठ के एक कमरे में 272 पे भी 273 ओके, तो जिसका भी बहुमत होता है वो तय करता है। एक मीटिंग सी होती है, बोर्ड की मीटिंग, उसमें तय किया जाता है ये हमारे प्रधानमंत्री होंगे। ऐसा संविधान में लिखा हुआ है, यही संविधान है। एक बात ये बड़े बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, हालांकि वो सब्जेक्ट से बाहर है, कि आप इंदिरा इज इंडिया से के जमाने में ये सवाल क्यों नहीं उठाते थे। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, इंदिरा गांधी ने, मैं तब नौजवान था, इंदिरा गांधी ने अपने मुंह से एक बार भी नहीं कहा कि इंदिरा इज इंडिया। कांग्रेस नंबर वन, आपको पता नहीं है पूरी कांग्रेस कहती है। मैं तो एक मिनट, आप ये कह रहे हो संग्राम में, एक मिनट, आपको पता नहीं है, एक मिनट, आप शांत रहेंगे। पूरी कांग्रेस और पूरा देश जानता है इस बात को। अरे यार, जानता है वो अलग बात है, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन यहाँ समझ ये है जितेंद्र जी एक मिनट, आप सही कह रहे हैं, जितेंद्र श्रीमाली सही कह रहे हैं कि उस वक्त
इंदिरा जी को नहीं दिखाई देता था कि इंदिरा जी इंडिया, इंडिया जी इंदिरा जी। ये सही करे, आज मोदी जी को भी नहीं दिखाई दे रहा है। हम उसे उठ पे जा रहे हैं, तो रोज कहते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा योगेंद्र जी, पहले तो इनको बोल तो लेने दो, इनका टाइम। अरे सर टोटल 7 मिनट भी नहीं बोले अभी तक। बोलिए आप। कह रहा हूं कि आप दोनों में स्थितियों में ये फर्क है। इंदिरा जी ने खुद ने कभी नहीं कहा कि मैं इंडिया हूं। कांग्रेस जानती थी या पूरा देश जानता था, वो अलग बात है, उन्होंने नहीं कहा। आज मोदी जी डेली अपने भाषण में 5 बार मैं मोदी हूं, मैंने तो राजीव गांधी राहुल गांधी का नाम थोड़ा लेंगे, राहुल गांधी का नाम, अरे राहुल गांधी का नाम थोड़ा लेंगे भाई। अच्छा, वो राहुल गांधी वहां वो नोटंकी करते हैं, तो आप वो वहां संसद के अंदर जो नोटंकी करता है वो भी देख रहे हैं। आप ये इस प्रकार क्या अगर कहोगे कि मोदी जी बोलते हैं मैं मोदी हूं, ऐसे बोलेंगे तो आपका नाम थोड़ा लेंगे, अरुण शर्मा हूं, ये थोड़ा बोलेंगे। ये ऐसे कुछ बातें और बेकार की बातें, कुछ बात आप कर रहे हैं, ये बेकार की कुछ बात आप कर रहे हैं। कैसे लग रही है आपको? सामने वाला कोई बोले आप कहेंगे कुछ भी कहे। आपका गठबंधन तो चीनी, सामने वाले का गठबंधन नींबू के पानी का। वाह, देखिए मैं आप कहेंगे इंडिया इंदिरा जी कहते थे, आप कह रहे हैं इंदिरा जी उस समय जमाना ऐसा था जब इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। आप किताब पढ़िए तो सही, हुआ है यार। आप अनर्गल बात करो, इतिहास के साथ अनर्गल भाषा का प्रयोग करो, ज्ञान अभी आप इतिहास से क्या कर रहे हैं? इतिहास को सुनिए सर, आप इतिहास को कोट कर रहे हैं ना, इंदिरा जी इंडिया, इंडिया वही कह रहे हो ना। तो इतिहास आपने नहीं पढ़ा। अब ये इतिहास जिसका जिक्र कर रहे हैं 23 मई के बाद में इतिहास के आप जो कह रहे हो, अभी इतिहास में नहीं लिखा। हाँ, वो लिखा नहीं गया, 23 मई के बाद लिखा जाएगा इंडिया, इंडिया। हम कह रहे हैं वो 23 तारीख के बाद में कहा जा सकता है। बात करेंगे अपन, वो 23 तारीख के बाद कह सकते हैं। अभी आपको अधिकार नहीं है कहने का कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, जैसे बीजेपी को आज गांधी परिवार आपको 23 तारीख के बाद अधिकार देंगे। जिस प्रकार से नाम लेकर के चला रखी है, देश जान रहा है इन बहरूपियों को। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, जो इन्होंने बात कही, एक और बताइए, एक सेकंड, मेरा ऑब्जेक्शन है, सामने अगर आपके साथ कोई अलायंस में नहीं है वो बहरूपिया, और आपके साथ आते हैं वो बहरूपिया होकर भी बहरूपिया नहीं है। अब जाकर के गांधी जी के 50 साल बाद के अंदर अब वो आश्रम में जाके नाटक। एक बार बताइए, आप ऐसा मत करिए, शालीन भाषा का प्रयोग करिए। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए आप लोगों को प्रदर्शन में इसलिए सुनिए। अब जितेंद्र श्रीमाली साहब, आप उस संगठन के सर, आप उस संगठन के पदाधिकारी सुनिए, आपने भी धरने प्रदर्शन किए। ऐसे संख्या है कि मैं जो भाषा आप बोल रहे हो कि मोदी तो नहीं, मैं मोदी बोल, ऐसी भाषा मत बोलिया करिए। दिखाई दे रही है आपके सामने। आप इंडिया प्रधानमंत्री बोलिए, आप जो बोलते की भाषा का प्रयोग यहाँ मत करिए, उनको बोलने दीजिए। जितेंद्र जी, ये समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा आपको सभी को ही, मैं रोकना चाहूंगा। ऐसा मत करिए कि अगर कोई आज धरने प्रदर्शन दे रहे हैं वो आप लोगों को ड्रामा लगता है, और आप लोग बने मैं माफी चाहूंगा, जेल डाल दूंगा, लोकतंत्र गठबंधन के किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, वही कह रहा है कि मैं जेल में डाल दूंगा। श्रीमाली साहब, क्या हो रहा है जी? क्या हो रहा है? नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं कि आप किस प्रकार की भाषा बोलते हैं? आपके मुख्यमंत्री कैसी भाषा बोलते हैं? वो ये कहते हैं कि धरना प्रदर्शन करने वाले। चले, मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पे, मैं रोकना चाहूंगा। गठबंधन अवसरवादिता, राजनीतिक दल चाहे इसे कोई चीनी का घोड़ बताएं और चाहे कोई नींबू का बताएं, लेकिन है अवसरवादिता ही। शामिल करने वाले भी अवसरवादी हैं और शामिल होने वाले भी अवसरवादी हैं। यही यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया भारत की राजनीति के लिए गठबंधन। लेकिन होना यह चाहिए कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम वास्तव में देश हित में टूटता है तो देश हित, कभी किसी की माया मिलाएं, कभी हम महबूबा मिलाएं, लेकिन वो देश हित में है, तोड़ दें तो देश हित है। कांग्रेस अगर किसी को लेकर के आती है साथ में तो ये देश हित में गठबंधन हुआ है। ये जनता को तय करना है, छोड़ दीजिए इसको विवेक पे, किस गठबंधन को रोकती है, किसको छोड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।